रॉक आर्ट, रॉक पेंटिंग सबसे बड़ी। और किस काल की? स्टोन एज की। ठीक है। भाजा, भीमबेटका, जौरा, अजंता। ये भाजा और अजंता ये दोनों ऐतिहासिक काल की हैं। भाजा और अजंता में भी पेंटिंग है, लेकिन ये दोनों चित्रकला किस काल की हैं? और वो क्या पूछ रहा है? प्रागैतिहासिक काल। तो एक और चार हटा दो। देखो, एक हटते ये हट गया, चार हटते ये दो हट गए, क्या बचा? क्या किया तुमने? चारों ऑप्शन चित्रकला के ही हैं और प्रसिद्ध है चित्रकला, लेकिन वो क्या कह रहा है? प्रागैतिहासिक काल की। भाजा और अजंता की चित्रकला सातवान आंध्र सातवान शासकों से शुरू हुई, फिर अजंता की चित्रकला गुप्तों के समय शिखर पे पहुंच गई। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां से मिला है? कालपी से, उत्तर प्रदेश से, नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर। ये टेरी है, टेरी। टेरी तमिलनाडु, टेरी औजार। बागोर और आदमगढ़ जो है वो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बताते हैं, है ना? क्या किया तुमने इसमें? कालपी किया? अरे वाह, इतना अच्छा सवाल कैसे कर दिया। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर, बनावली। लोथल और रंगपुर से क्या मिला है? चावल। लोथल और रंगपुर से क्या मिला है? चावल। बनावली से तो क्या मिला है? टेराकोटा का हल। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा। तो बनावली से। बनावली और इसके अतिरिक्त बहावलपुर। दूसरा कहां से? बहावलपुर से। और जुता हुआ खेत कालीबंगा से। किस काल का? प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा काल का। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? कहां से? कालीबंगा से। कालीबंगा में जो सीटाडेल है, दुर्ग का हिस्सा, उसका दक्षिणी भाग, और उसमें भी चबूतरे पर, दुर्ग के दक्षिणी हिस्से में चबूतरे पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। कितनी मिली है? 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। और इनके बगल में एक कुआं है और स्नानागार है। यूपीएससी ने कब पूछे ये क्वेश्चन? 2010 में। अब आरपीएससी ने जीएस में पूछा ये सारी बातें मेंशन करके जीएस में। अब अपने को अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण तो बनावली से भी मिले हैं, लोथल से भी मिले हैं, आमरी से भी मिले हैं, नागेश्वर से भी मिले हैं, राखीगढ़ी से भी मिले हैं अग्नि वेदिकाएं। लेकिन इन सभी अग्नि वेदिकाओं में सबसे मतलब ये प्रमाण कि ये अग्नि वेदिका है यज्ञ की, ये कहां से मिली? कालीबंगा से। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बनावली में एक बात और ध्यान रखो आप, मिट्टी के हल के साथ, यहां से वो मिला है वाश बेसिन। पूछते हैं ये, वाश बेसिन कहां से मिला है? बनावली से। अपना पेपर कहाँ है? पेपर दिया ही नहीं होगा। क्यों?
पता नहीं था। पता क्यों नहीं था? क्लास में तो थे अपन, चले गए थे। अच्छा, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, ठीक है। इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सबसे सघन वितरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल हमको कहाँ मिले हैं? घग्गर हाकड़ा नदी तंत्र के किनारे। कहाँ मिले हैं? घग्गर हाकड़ा नदी तंत्र के किनारे। हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत बांडों तथा आभूषणों का अप्रत्याशित भंडार मिला है। कैसे पता चला? चांदी का मुकुट मिला है। कश्मीर के इस नवपाषाण युगीन स्थल से आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं। बुरजोम से। इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्र युगीन स्थल के रूप में जाना जाता है। ताम्र पाषाण संस्कृतियों में तांबे के सबसे ज्यादा भंडार कहां से मिले? सही कर दिया, क्या बात है। अनिरुद्ध का भी सही हो गया ये तो। कैसे? तो अच्छा, जी से हो गया। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया? मतलब कौन, बौद्ध धर्म के अनुसार वह कौन था जो बालकों का भक्षण करता था और बाद में फिर बालकों की रक्षा करने लग गया? क्या वो राक्षस नरकासुर था? है ना? कौन था? मारीची, तारा, हारिति, पट्टनी, कौन था? राजगृह का रक्षक था, उसकी बहन थी अभृति। महात्मा बुद्ध के समय राजगृह का रक्षक था, उसकी बहन का नाम था अभृति। अभृति क्या करती थी? बच्चों को चुरा लेती थी और फिर उनको खा जाती थी। मगधवासी इससे बेहद दुखी हो गए और वो एक दिन इकट्ठे होके और बुद्ध के पास चले गए। बुद्ध ने कहा ठीक है, फिर इसका समाधान करते हैं। बुद्ध ने क्या किया? हारीति के जो बच्चे थे उसमें सबसे छोटे बच्चे को अपने भिक्षा पात्र के नीचे छिपा लिया। महात्मा बुद्ध ने अभिरीति की जो संतानें थी ना, उसमें सबसे छोटी संतान को अपने भिक्षा पात्र से छुपा लिया। अब रीति सारी जगह अपने बच्चे को ढूंढने में जब नाकाम रही तो फिर बुद्ध के पास आई और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगी कि मेरे बच्चे को बताओ कहाँ है वो। तो बुद्ध ने कहा तुझे पता चल गया कि बच्चे खोने का दुख कितना होता है? कि हाँ मुझे पता चल गया। तो फिर तभी से उसने बच्चों को चुराना और उनका भक्षण करना बंद, और उसने शपथ ली कि अब से मैं बच्चों की रक्षा करूंगी। तो ये हारिती वर्ड का ही अर्थ है बच्चों का भक्षण करने वाली, और फिर वो क्या बन गई? रक्षक। तो ये बौद्ध साहित्य में ये कहानी है। तो देवी हारिती आज बच्चों की रक्षा करने वाली के रूप में पूजी जाती है। सही कर दिया? तुक्का लगा दिया सही? तो तारा कर दिया। हारिती कर दिया। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बाकाचार्य को दिया जाता है? निम्बार्क ने दिया क्या? द्वैता द्वैतवाद। और द्वैतवाद दिया माधव ने। और विशिष्टाद्वैतवाद दिया रामानुज ने। और शुद्ध अद्वैतवाद दिया वल्लभाचार्य ने। और अद्वैतवाद दिया आदि। और अचिंत्य भेदाभेद दिया चैतन्य महाप्रभु। किस स्थल पर काले और लाल मृद भांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी और पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया?
देखो, ओसीपी, पीजीडब्ल्यू और एनबीपीडब्ल्यू, उत्तरी काली पॉलिशदार, ये सबसे आखिर में है, ओसीपी और पीजीडब्ल्यू। ठीक है, तो ये ओसीपी और पीजीडब्ल्यू के बीच में क्या आता है? बीआरडब्ल्यू। ये तो अब आता है, पहले इसका पता नहीं था। तो सबसे पहले ये पता किस स्थल पे चला कि गैरूवर्णी मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड के बीच काले और लाल रंग के बर्तन आते हैं। ये जोधपुर नहीं है, ये जोधपुरा है, साबी नदी के किनारे जोधपुरा। और ये नौ भरतपुर का है, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश का है, और गणेश्वर नीम का थाना है। ये सारे के सारे जो स्थल है ना, ये ओसीपीडब्ल्यू को दिखाते हैं, ये सारे स्थल। और ये पीजीडब्ल्यू को भी दिखाते हैं, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार कहां पता चला कि ओसीपी के डब्ल्यू और पीजीडब्ल्यू के बीच में बीआरडब्ल्यू आता है? ये पता चला अतरंजी खेड़ा में। ये कहां पता चला? अतरंजी खेड़ा में। और 1960 में पता चला ये कहां? 1960 में, जब गैरू वर्णी मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड के बीच काले और लाल रंग के बर्तन ढूंढ लिए गए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? विवाह सूक्त, आपरी सूक्त, पुरुष सूक्त, संवाद सूक्त। संवाद सूक्त। अरे विवाह में तो विवाह की बात है, पुरुष सूक्त में वो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति बताई गई है। तो बचा क्या? पुरूरवा और उर्वशी, वो संवाद है यहाँ। नाटक का पहला उल्लेख यही है। ये तो सही होएगा। ठीक बात है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक अध्याय है। ठीक है, ये तो एक सही हो गया। और वेदांग यास्क का निरुक्त है। और गोपत एक ब्राह्मण ग्रंथ है। और उपनिषद एक क्या? यजुर्वेद का एक अध्याय है। आरण्यक क्यों है? ठीक है, ये भी सही कर दिया होगा, नहीं किया? निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? अग्नि स्तोम, अपतोर्यम, पांचरात्र, व्रात स्तोतम। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है, जिनका वैदिक संस्कृति में प्रवेश वर्जित है। अगर इनको वैदिक संस्कृति में प्रवेश लेना है तो इनको दर्श के दिन, दर्श की पहचान किससे की गई है? दर्श के दिन एक यज्ञ करना पड़ेगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इनके दे रखे हैं ब्राह्मण ग्रंथ कि भाई ये ब्राह्मण ग्रंथ है। हम जानते हैं ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वो ऐत्रेय और कौशितकी है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। और संख्यायन का ही दूसरा नाम क्या है? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। अथर्ववेद की कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके पास एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ। अथर्ववेद के पास कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपथ। तो ये तो वैसे ही हो जाना चाहिए। ऋग्वेद में 4 और अथर्ववेद में 2। बहुत होशियार है एग्जामिनर, देखो। ठीक है, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं तैत्रीय और शतपथ।
और सामवेद के पंचविश, षड्विश। तो एक और पता चल गया, शतपथ किस में आता है? यजुर्वेद में। तो ये सही आएगा ए। अब ये जो तांडमान जो नाम है वो किसका है? पंचविश का नाम है। तांडवान किसका नाम है? पंचविश का। और सामवेद में एक और ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय, और जैमिनीय का दूसरा नाम है तलवलकर। जैमिनीय का दूसरा नाम क्या है? तलवकार। जैमिनीय, तलवकार। ये लगभग पक्का सही क्वेश्चन है। या तो वेद पूछेंगे, उनके उपवेद पूछेंगे, या उनके उपनिषद पूछेंगे, या उनके ब्राह्मण ग्रंथ पूछेंगे। यहां से एक क्वेश्चन आने ही आना है। सही कर दिया होगा ये तो। चेंज करते हैं इसको। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। कौशितकी का दूसरा नाम क्या है? सांख्यायन। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय और शतपथ। और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, षड्विश, जैमिनीय। जैमिनीय का नाम तलवकार और पंचविश का नाम तांडायमान। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोप। अथर्ववेद बिल्कुल तंग नहीं करता कहीं भी, ठीक है। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। कृष्ण का पहला उल्लेख ही कहां है? वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में। अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें लिख ही रखा है ना, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? निष्क है, सतमान है, हिरण्यपिंड है, कारसापण नहीं है। कारसापण तो महाजनपद काल में आता है ना। सतमान, पद, धरण, निष्क, ठीक है। सातमान कब की बात है? महाजनपद काल की बात है। क्या किया तुमने उसमें? कारसापण किया, फिर ठीक। भारतीय बौद्ध भिक्षु बौद्धि धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी में चीन की यात्रा पे गया था। किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था? बौद्धि धर्म पल्लव राजकुमार था, कांची से गया था। अरे नहीं जानते क्या? ये कांची का राजकुमार था। इसी ने तो चीन में ध्यान की परंपरा शुरू की, जो जैन कहलाया। बौद्धि धर्म ने ही तो चीन में ध्यान परंपरा चलाई, जो जैन संप्रदाय बना। और इसी से तो रिलेटेड है आज जो चीन में वो मार्शल आर्ट की सब शिक्षा देता है। साओलिन मठ। चीन में वो, अरे चीन की वो सैनिक विद्या है ना, क्या मार्शल आर्ट। थोड़ा बहुत तुम दुनिया से रिलेटेड चीजें भी देखा करो, तुम कहीं में बिजी रहते हो यार, ठीक है ना। वो चीन की मूवियों में एक करेक्टर है, वो करेक्टर क्या एक्टर है? जैकी चैन। नहीं, तो चीन जो अपनी जिस युद्ध विद्या की बात करता है, वो साओलिन मठ में सिखाई किसने? बौद्धि धर्म ने। अब ये पूछ रहा है बौद्धि धर्म जो है वो किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था? तो सर्वास्तिवाद। चीनी बौद्ध धर्म में किस सिद्धांत को मानते थे? सर्वास्तिवाद। कौन सा विलेख भागवत अनुयायियों में वृष्णि विरस की वृष्णि वीर, 5 जो वृष्णि वीर हैं, संकर्षण, वासुदेव, सांब, अनिरुद्ध,
प्रद्युम्न, ये 5 वृष्णिवीर है ना, कहाँ है इनका उल्लेख? अब कैसे जवाब दे दिया? मथुरा स्तंभ लेख में तो पाशुपत धर्म का उल्लेख है, लकुलिस का चित्र है, बेसनगर हेलियोडोरस का है, भागवत धर्म स्वीकार कर लेता है, ठीक है। तो मौरा कूप अभिलेख मथुरा से, जो तोस नाम की एक विदेशी महिला ने अंकित करवाया था, इसमें ये वृष्णि वीरों का देवकुल स्थापित करने की बात करती है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बेसनगर या मथुरा या फिर वो अपने चित्तौड़ में नगरी स्तंभ वाला, है ना, जिनमें से कुछ ना कुछ हमेशा पूछा जाता है। किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? वृत्त कथा, ये तो मौर्योत्तर काल में है, कैसे आ जाएगी, है ना। स्वप्न वासुदत्ता, हाल की गाथा सप्तसती, ये भी नहीं आ सकती, है ना। 2 बचे अपने पास, क्या? एक तो वासुदत्ता और दूसरा, हम जानते हैं कि विशाख दत्त ने 2 नाटक लिखे। विशाख दत्त ने 2 नाटक लिखे, एक तो मुद्रा राक्षस और दूसरा देवी चंद्र गुप्तम। मुद्रा राक्षस में उसने चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी लिखी है, और देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त सेकंड की कहानी लिखी है। मुद्रा राक्षस की जो विषय वस्तु है, इसमें आचार्य चाणक्य और नंदों के बीच संघर्ष का उल्लेख है। आचार्य चाणक्य इसमें चंद्रगुप्त के साथ मिलकर नंदों का सफाया कर देते हैं। मुद्रा राक्षस पे बाद में ढूंढीराज ने टीका लिखी। मुद्रा राक्षस में नायिका नहीं है। तो चंद्रगुप्त द्वारा मगध का सिंहासन प्राप्त करने की कहानी कहां लिखी हुई है? मुद्रा राक्षस में। हटा दें। चेदी जनपद की राजधानी क्या थी? देखो, कोल्लग तो गण था, ये तो वज्जी संघ में था, है ना। कौसाम्बी है, जो वत्स जनपद की राजधानी थी, ठीक है। और त्रिपुरी जो है, आता कहां था, किस महाजनपद में आता था? और ये सोक्तिवती, है ना, चेदी राजधानी। और ये महाभारत में भी इसका उल्लेख है, और महाभारत काल में यहां का राजा था सेसुपा। प्रत्येक महाजनपद अगर उसके फेमस राजा हैं तो उसके नाम, उनका कोई क्रम है, तो वो किसी भी साहित्य में, चाहे ब्राह्मण साहित्य, कोई पुराण है या बौद्ध साहित्य, हालांकि बौद्ध साहित्य बताएंगे ज्यादा जानकारी, उसके कोई उत्तराधिकारियों का क्रम है, तो वो जैसे शिशुनाग के उत्तराधिकारी नौनंद, अजातशत्रु के उदयन के उत्तराधिकारी, हर्यक वंश के उदयन के उत्तराधिकारी, उदयन के उत्तराधिकारी शिशुनाग के उत्तराधिकारी नौनंद। नई क्वेश्चन आज के लिए, महाजनपद हैं तो उनमें प्रमुख नगर हैं, तो कौन कौन से नगर हैं मेंशन कर रखे हैं सारे आपको, आप केवल राजधानी रट के घूमते रहते हो। और राजधानी और नगरों के नजदीक कोई नदी बह रही है तो नदी का नाम, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, आप आराम से कर देंगे इस पैटर्न से याद करके जाएंगे तो। सूची 1 को 2 से मिलाओ। अभी पता चला चेदी की राजधानी क्या है, कौशल की क्या है, श्रावस्ती, और दूसरी राजधानी, दूसरी राजधानी भी श्रावस्ती है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, चेदी की राजधानी शक्तिमती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। 2 1 4 3।
सूची 1 में मौर्य काल के अधिकारी दे रखे हैं और सेकंड सूची में उनके कर्तव्य दे रखे हैं। अक्ष पाटलिक था अकाउंटेंट, और नागरिक था नगर का मजिस्ट्रेट, और सन्निदाता था कोषाध्यक्ष, और समाहर्ता था कलेक्टर, राजस्व का संग्राहक। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डायोनीसस किसे निर्दिष्ट करता है? डायोनीसस शिव को बताता है। मेगास्थनीज कृष्ण को कहता है हेराक्लीज, और वो कहता है हेराक्लीज की जो पूजा है वो मथुरा के लोग करते थे। हेराक्लीज यानी कृष्ण, और कृष्ण के उपासक कहां थे? मथुरा में थे। तो अभी तक अपन हेराक्लीज लेके घूम रहे हैं, नया शब्द और आ गया, डायोनीसस। सम्राट अशोक के शिलालेख दे रखे हैं और उनके विषय दे रखे हैं। दूसरा शिलालेख 5वां, 8वां और 9वां कि सम्राट अशोक ने पशुओं, पुरुषों और अन्य लोगों के लिए जन कल्याण के कार्यों का उल्लेख किया। ये कौन से अभिलेख में है? दूसरे अभिलेख में। एक से नहीं हुआ क्या ये? और रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की वो आलोचना करता है कौन से अभिलेख में? 9वें अभिलेख में। रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की भर्तना यानी आलोचना करता है कौन से अभिलेख में? 9वें अभिलेख में। अब नहीं हुआ कि ये? अभी भी नहीं हुआ, देखो दो ऑप्शन सेम है। इसी को तो कहते हैं यूपीएससी। धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ और धम्म महामात्रों की व्याख्या। तो धर्म महामात्रों की व्याख्या वो 5वें शिलालेख में करता है। अब तो हो जाएगा। कौन सा है? 4 3 2 1। अच्छा, सेकंड वाला है। 4 3 2। धम्म महामात्रों की संस्था की व्याख्या करता है 5वें शिलालेख में, और रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की आलोचना करता है 9वें शिलालेख में, और धम्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करता है 8वें शिलालेख में, और जन कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख करता है दूसरे शिलालेख में। निम्नलिखित पर विचार करो। कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है ना। मास्की में सम्राट अशोक का नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के सौगरा ताम्रपत्र और माहिस्तान अभिलेख। सौगरा बंगाल में चला गया, माहिस्तान अपने उत्तर प्रदेश में है। इन दोनों में अकाल के समय राहत अनाज भंडारों के का उल्लेख है। सोगरा और माहिस्तान अभिलेखों में अनाज भंडारों का उल्लेख है जिनका इस्तेमाल अकाल रात के समय होता होगा। अब इसमें मैंने आपको बता रखा है कि एग्जैक्ट जो गांव के नाम दे रखे हैं वो याद करने हैं। पूछ लिया किसी एग्जाम में वो नाम? निम्नलिखित में से कौन सा विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम पर लागू होता है? अभी तो पीछे व्याख्या की थी अपन ने। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम दोनों क्या हैं? राजनीतिक नाटक हैं। एक में चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है, दूसरे में चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव स्वामिनी की कहानी है। किस राजवंश की मुद्राओं में शिव को मानव रूप में दर्शाया गया? कुषाण शासकों ने अपनी मुद्राओं में शिव का, विष्णु का, उमा का और बुद्ध का कुषाण शासकों ने अपनी मुद्राओं में शिव, उमा, बुद्ध और विष्णु, इनको मानव रूप में दर्शाया। अभी तो आपसे केवल एक शिव पूछा है, आगे बुद्ध, उमा और विष्णु को मानव रूप में दर्शाया है। खूब बार ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा है। कौन से कुषाण शासक हैं, कौन से कुषाण शासक हैं जिन्होंने अपनी मुद्राओं पर शिव की आकृति अंकित करवाई? बताओ तो।
तो विम कडफिसेस, कनिष्क ग्रेट, हुविस्क और वासुदेव वो कुषाण शासक थे जिन्होंने अपनी मुद्राओं पर शिव, नंदी, त्रिशूल इनका अंकन करवाया। शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन करवाया। और शिव को जो इन्होंने लिखा है ना, वो एक शब्द से लिखा है। मेगस्थनीज तो क्या बोलता है शिव जी को? डायोनिसिस। कुषाणों में शिव को बोला गया है आइसो। शिव को क्या बोला गया है? आइसो। चेंज कर दें? अगर आपकी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है ना, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपको आपका टारगेट नहीं मिले। देखो, भुवनेश्वर के समीप स्थित उदयगिरी और खंडगिरी की जैन शैलकृत गुफाओं के लक्षण हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की जो जैन गुफाएं हैं, वो भारत में जैन गुफाओं का सबसे प्राचीनतम एग्जाम्पल है। भारत में जैन धर्म की गुफा स्थापत्य का प्राचीनतम एग्जाम्पल कहाँ है? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा। सबसे पहला क्वेश्चन, ये गुफा परंपरा देन है मौर्यों की। सम्राट अशोक ने बनवाई, फिर दशरथ ने बनवाई, फिर आंध्र सातवाहन शासकों ने उसे आगे बढ़ाया, दक्षिण में जम के बनी। लेकिन जैनियों की सबसे प्राचीन गुफा खारवेल ने बनवाई उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों में। हम कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हैं, कोई भी वास्तुकला स्थापत्य पढ़ते हैं, तो फैक्चुअल पढ़ के और छोड़ देते हैं। देखो क्वेश्चन ये लेगा ही नहीं आपसे। तो खंडगिरी और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, ये चूना पत्थर के लिए हैं। कौन सी गुफाएं हैं ये? चूना पत्थर की गुफाएं हैं। चूना पत्थर मिलता है इन पहाड़ियों में। अब चूना पत्थर की एक विशेषता है, आप उसे आसानी से काट तो सकते हो, कट जाएगा, लेकिन आप उस पर आर्ट नहीं कर सकते। आपने अगर उसमें कारीगरी की ना, तो वो झड़ेगा, कठोर नहीं है ना। इसलिए इनमें कारीगरी नहीं है, सजावट नहीं है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में सजावट, कमरे इतने छोटे हैं, ये गुफाएं इतनी छोटी हैं कि जैन मुनि इनमें झुककर जाते होंगे। आप इनमें ढंग से बैठ भी नहीं सकते, ढंग से लेट भी नहीं सकते, और ये ढलान पे ही हो। तो हो सकता है कि तकिया की जरूरत ना पड़े, इसलिए ऐसे बनाए हो। छोटी छोटी गुफाएं हैं, सजावट नहीं है, सजावट नहीं है। गुफा संख्या 9, 10 और 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। गुफा संख्या जो 9 है ना, वो है मंचापुरी गुफा, और गुफा संख्या 10 है रानी गुम्फा। गुफा 9 मंचापुरी गुफा, गुफा 10 रानी गुम्फा, और गुफा 14 हाथी गुम्फा। हो गया इंपॉर्टेंट। रानी गुफा जो है वो इस पहाड़ी समूह की सबसे बड़ी गुफा है, और सबसे ठीक स्थिति में, और इसका बरामदा है, उसमें सजावट है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं से हमको चेदी वंश की जानकारी मिलती है, महामेदवान वंश। ये गुफाएं खारवेल ने बनवाई, जैन साधुओं के लिए बनवाई, उनको रेशमी वस्त्र दान में दिए। ठीक है। मंचापुरी जो गुफा है, इसमें हमको चेदी वंश के 2 राजाओं का नाम भी मिलता है। एक तो राजा वेडक और दूसरा कुतुबसिरी। नेक्स्ट की क्वेश्चन, हाथी गुम्फा अभिलेख कौन सी गुफा से मिला है? गुफा संख्या 14 से। मंचापुरी गुफा 9 है और रानी गुफा 10 है। गुफाएं चूना पत्थर की हैं, पहाड़ी पर हैं, जैन धर्म की सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। कमरे बहुत छोटे हैं, कोई सजावट नहीं है, कोई योजना से नहीं बनी,
जैसे मौका मिला वहां बना दी। रानी गुफा सबसे बड़ी गुफा है और इसके बरामदे में सजावट है। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। ठीक है, सभागारों तथा बहुत छोटे कक्षों की अनुपस्थिति, फर्श के ढलान का ऊपर की ओर होना, सही है। बड़े सभागारों तथा कक्षों का एक योजना के अनुरूप उत्खनन होना, नहीं, कोई योजना नहीं है। कक्षों के अंदर के भाग का सादगीपूर्ण होना, कोई सजावट, केवल रानी गुफा में बरामदा सजा हुआ है। तो अपने कौन सा 3 नंबर हट गया ना, तो 1 2 4 है क्या? कोई मंडप नहीं है गुफाओं में, कमरा ही बहुत, बरामदा कहां बनाओगे, असेंबली हॉल कहां बनाओगे? आप अगर अंदर जा रहे हो तो ही आपको झुककर जाना पड़ेगा। क्या? सभागारों तथा बहुत छोटे कक्षों की अनुपस्थिति, ऐसे कैसी अनुपस्थिति कैसे दे रखा है? नहीं, सभागार नहीं है ना इसमें, तो बिल्कुल ऐसे भी नहीं है ना कि भाई आड़ा जितना है। ठीक है, तो ये 3 हटा दो और ये सारी डिटेल मेंशन कर लेना। हटा दूं? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होने नहीं दोगे क्या तुम? अब क्या है, सॉल्व तो तुम भी कर लेते हो लेकिन टिक लगा लेते हो कि हाँ ये रहा बस। फिर जब मैं कहता हूँ इस पेपर में 70% PYQ है तो कईयों को ऐसे होता है कि कहाँ है PYQ, क्योंकि उन बेचारों को ऑप्शन ही नहीं पता, उन्होंने तो टिप टाप के ये जो गाइड आती है बाजार से कोई और भी निकालता है तो वहाँ टिक लगा लेते हैं कि बस। एनालिसिस अगर आप PYQ का कर लो तो फिर तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस वंश के शासकों ने बनवाई थी? चेदी या महामेदवान, किस शासक ने बनवाई थी? हटा दूं क्या? अब पूछेगा कि उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में चेदी वंश के किन शासकों का लेख मिला है, और उसमें ऑप्शन आएगा वडक, कुदबसिरी, खारवेल। तो हम टूट पड़ोगे, ओनली 3 खारवेल, जबकि 2 राजा और हैं, कुतुबसिरी और वडक। कौन से लक्षण कुषाणों से संबंधित हैं? इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की, इनका चीनी शासकों से संघर्ष हुआ, इन्होंने शिल्प की गांधार शैली को अपनाया, मथुरा में एक देवकुल बनाया। कुषाण देवकुल 2 ही जगह से तो मिले हैं। सुर्खकोटल, शौक कह रहा है, मथुरा माठ से और सुर्खकोटल अफगानिस्तान से। माठ यानी मथुरा का जो गुरुकुल है वो कुषाण कनिष्क का है, और इन्होंने वास्तुकला की गांधार शैली को अपनाया, और चीनी शासक जिससे संघर्ष हुआ पांचाओ। पांचाओ, कनिष्क ने चीनियों से कहा तुम्हारी राजकुमारी की शादी कर दो भाई मेरे साथ, उन्होंने कहा नहीं तेरे साथ क्यों करेंगे। लेकिन कनिष्क की वो शासक था जिसके समय मध्य एशिया तक भारत का कब्जा था। गांधार शैली की विख्यात मूर्ति में जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है, उनका हाथ किस मुद्रा में है? अभय मुद्रा में। ये भूमि स्पर्श मुद्रा कहां है? वहां मार विजय के समय भूमि ने कहा मैं साक्षी देती हूं कि तुझे ज्ञान हो गया है। जैसे मुझे रोज तुमको साक्षी देनी पड़ती है कि हाँ नहीं तुम जानते हो, मैं मुझे पता है तुम जानते हो नहीं, और तुम कहते हो नहीं हम नहीं जानते हैं। नहीं, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। सूची 1 में राजा है, सूची 2 में राजवंश है। कुणाल है और आंध्रक है। पुष्यमित्र सुंग के उत्तराधिकारियों में एक आंध्रक आता है ना। अब पता चल गया क्यों रटाता रहता हूं कि पुष्यमित्र सुंग के उत्तराधिकारी, रट के बताओ मेरे को। यूक्रेटाइडस कौन? इंडो ग्रीक। और स्पेलिरिस कैसे पता चला?
अच्छा, गलती कर दी मैंने, एक ऑप्शन और देना था। कौन है पार्थियन शासक? देखो आप, पहला पार्थियन शासक था मिथ्रेटाइड, मिथ्रेडस, मिथ्रेडस पहला, पहला ईरानी शासक भारत में कौन था? मिथ्रेडस पहला। दूसरा ईरानी शासक भारत में वो था जिसने वो संवत चलाया, कल ही बताया है, विक्रम संवत, जिसको भारतीयों ने अपना के अपना नाम दे दिया, वोनोफिन, वोनो, वोनोनीज। कौन था? वोनोनीज। दूसरा कौन है? वोनोनीज। अब बताओ, तुमको बता के करे तो क्या करे। तीसरा है स्पेलिरिस, स्पेलिरिस। और चौथा है गोंदोफिन, गोंदोफर्निस, जिसका तख्ते भाई अभिलेख मिला है पेशावर से, जिसको गुंदुवर कहते हैं या गोंदो कहते हैं या गोंदो फर्निस कहते हैं, जिसका पेशावर से तख्ते भाई अभिलेख मिला है। तो पहला पार्थियन शासक था मिथ्रेडस, दूसरा था वोनोनीज। कौन वोनोनीज? जिसने 57 वाला संवत चलाया था। और तीसरा स्पेलिरिस। और चौथा चेंज कर दूं क्या? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? द्विकूट, त्रिकूट, एकायतन, पंचायतन? अरे देवगढ़ दशावतार मंदिर वो है जिसमें गुप्त वास्तुकला, गुप्त मंदिर स्थापत्य की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। ठीक है ना? कालांतर में यहीं से तो नागर शैली का विकास होएगा। प्रारंभिक भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक ईंटों द्वारा निर्मित है? एरन का विष्णु मंदिर, गयासपुर का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर? भीतरगांव का मंदिर। गुप्त काल में ईंटों से मंदिर निर्मित कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है? वेरी गुड। बाघ की गुफाएं जो ग्वालियर से मिली हैं गुप्तकालीन है। जब गुप्त शासक भारत में निर्माण करवा रहे थे उत्तर भारत में, उसी समय श्रीलंका में सिंगरिया के मंदिर बन रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत में सीतनवासल की गुफाएं बन रही थी। गुप्त वास्तुकला मंदिर पढ़ते हैं ना, तब ये बात मेंशन करते हैं वहां कि जब अजंता एलोरा बाग की गुफाएं मंदिर ये बना रहे थे, उसी समय श्रीलंका में सिंगरिया के मंदिर और दक्षिण भारत में सीतनवासल के मंदिर। ये वैसे ही कर दोगे तुम, नहीं आएगा तो भी कर दोगे। महाबलीपुरम के गुफा मंदिर किसने बनवाए? पल्लव राजाओं ने। किसने बनवाए? पल्लव राजाओं ने। पहला मंदिर किसने बनाया यहां? महाबलीपुरम जो पल्लव वास्तुकला का प्रतीक, पल्लव वास्तुकला का प्रतीक बन जाएगा, उसमें पहला निर्माण किसने करवाया? सती का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख, तारीख 510 ईस्वी। इसमें उल्लेख है कि विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त के सेनापति, भानुगुप्त के सेनापति विष्णुगुप्त के युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करने पर उसकी पत्नी सती हो गई। हालांकि किसी भी जगह गुप्त रानियों के सती होने की कोई जानकारी नहीं है। लो, जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? कौन सी किताब है जिसका एक परिशिष्ट है? परिशिष्ट पर्वन किताब नहीं है ये। तो हम जानते हैं परिशिष्ट पर्वन किसकी किताब है? किसकी है? हेमचंद्र की। किसकी है? हेमचंद्र की। और हेमचंद्र ने जो त्रिषष्टि सलाका पुरुष लिखे, मेरुतंग तो प्रबंध चिंतामणि की है। अरे मेरुतंग ने लिखी ना प्रबंध चिंतामणि, हेमचंद्र ने लिखी है। और इसमें 63
जैन संतों का उल्लेख है। ये त्रिषष्ठी शलाका पुरुष जैन महाकाव्य की श्रेणी में आती है। इस पुस्तक की गणना किसमें होती है? जैन महाकाव्य में होती है। इसमें 10 पर्व हैं। किताब का विभाजन कितने पर्व में है? जिसमें अंतिम महावीर स्वामी का है, होना ही है ना? इसी का एक परिशिष्ट है क्या? ये जो 10 पर्व हैं, इन्हीं में एक क्या है? परिशिष्ट पर्वन। तो चालुक्यों में आया होगा ना त्रिषष्ठी शला का पुरुष, चालुक्य कला में। इतना कहाँ ध्यान रहता है। हटा दें क्या? बेटा दें, लो तो। सूची 1 में रानियां हैं, सूची 2 में उनके वंश हैं। मालविका अग्निमित्र की पत्नी थी, अग्निमित्र सुंग है। कारुवकी सम्राट अशोक की पत्नी थी। राजश्री हर्ष की बहन, जिसकी शादी कन्नौज के मौखरी राजा से हुई। और कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की रानी, जिसका बेटा था समुद्रगुप्त। 4 2 1 3। ये तो सही कर दिया होगा। और देखो ये कितना आसान है, इससे ज्यादा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबारी थे? बंगाल में राजा था सेन वंश का लक्ष्मण सेन, उसके दरबारी जयदेव। उसके दरबारी धोई, धोई जिसने लिखा पवन दूत। उसका दरबारी हलायुद्ध। उसका एक दरबारी कौन? हलायुद्ध। तो आगे के लिए ये याद रखें। लक्ष्मण सेन का दरबारी जयदेव, दूसरा दरबारी धोई, तीसरा दरबारी हलायुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल सेना का भाग नहीं था? चोलों के पास नौसेना थी, हाथी थे, पैदल थे, रथ थे, अश्व थे। क्या नहीं थे उनके पास? रथ नहीं थे। कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? वेरी गुड। ये हुई ना बात, मैं इन बच्चों को पढ़ा के कायल हो गया हूं। कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। कृष्ण फर्स्ट ने क्या बनवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसकी उपाधि थी राज सिंह। राज सिंह शैली में जो मंदिर बने, उसमें कांची का कैलाश, महाबलीपुरम का सोर टेम्पल, और कांची का ही बैकुंठ पेरुमल मंदिर। तो ये राज सिंह शैली के कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है, वो द्रविड़ शैली की विशेषताओं को दिखाने वाला पहला स्मारक है, इसलिए बहुत महत्व है इसका। यही वो मंदिर है जिस पर नरसिंह वर्मन द्वितीय की 250 उपाधियां अंकित है। और राज सिंह शैली जो है वो पल्लव वास्तुकला का चरम उत्कर्ष है। राज सिंह ने पल्लव वास्तुकला को गुफाओं से मुक्त करवा दिया। अब स्वतंत्र शैली के स्थलीय मंदिर बनने लगे। पहले मंदिर गुफाओं में चट्टानों पे बन रहे थे, अब मंदिर बनेंगे स्थलीय, और छोटे छोटे ईंट पत्थरों से मंदिर बनेंगे, स्वतंत्र मंदिर बनेंगे। और कौन कौन थे जिन्होंने कृष्ण प्रथम किया था?
बताओ नहीं, बहुत सारे हो, सच का सामना करो। ये हुई ना बात। कोई भी स्टूडेंट जो गलती करता है वो उसकी अकेले की गलती नहीं होती, बहुत सारे वही गलती करते हैं। और फिर इन छोटी छोटी गलतियों से तुम फाइनली सिलेक्शन से आउट। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है ना जो तुमको आते थे और तुम जानबूझ के सेल्फ गोल कर दिए। इसलिए कूल डाउन रहना चाहिए आदमी को, क्लास में भी, घर पे भी, सब जगह। तुमको लगता है कि हम सिर्फ एग्जाम में कूल डाउन रहेंगे, तो वो संभव ही हो ही नहीं सकता है। कैसे बदल दोगे एट ए टाइम? निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण में शैलेंद्र सम्राट मार विजय तुंग वर्मन के साथ सहयोग किया था? बोलो। देखो बात शुरू करते हैं। चोल सम्राट राजराज प्रथम के समय शैलेंद्र शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनवाया और अपने डैडी के नाम पे उसका नाम शैलेंद्र चूड़ामणि रखा, है ना। राजराज प्रथम ने इसे एक गांव दान में दे दिया, अनाई मंगलम। ठीक है। ये बौद्ध विहार बनके पूरा हुआ राजेंद्र चोल के समय, और राजेंद्र चोल ने इस दान को जारी रखने की सहमति दे दी। कुलोतुंग प्रथम के समय भी इस दान पत्र को पुनः जारी कर दिया गया। 3 क्वेश्चन है ये, और तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। शुरुआत कहां से हुई थी? लो। चोल काल में पेरुवली किसे निरूपित करते थे? प्रमुख मार्गों को, उच्च न्यायपालिका को, कृषि भूमि को, ग्राम घास स्थलियों को। नया क्वेश्चन आ गया ना। तो ये है प्रमुख मार्ग। चोल काल में पेरुवली किसे दिखाता था? प्रमुख मार्ग को, भाई कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं। ठीक है। और सभा, महासभा को चोल काल में कहते थे पेरुगुर्री। चोल काल में महासभा का तमिल नाम क्या है? पेरुगुर्री। और पेरुगुर्री के जो सदस्य हैं वो कहलाते थे पेरुम मक्कल। पेरुम मक्कल इसके सदस्य कहलाए पेरुमक्कल। ठीक है। ये जो आरपीएससी ने, यूजीसी ने बार बार पूछे हैं, पतितावल, कुली, गजसेना, भाला, ये सब पहले पूछ रखे हैं सारे, तब रिपीट हुए हैं ये। तो नए के लिए तैयार रहो आप। पेरुवली नहीं पूछा अभी तक आरपीएससी ने, अभी तो यूजीसी ने भी नहीं पूछा ये। पतितावल कुलू यूजीसी ने पूछा था पहले, तो तुमसे पूछा। पुलिसकर, है ना। हटा दें क्या? लो। चोल काल में कुर्रम क्या थे? देखो, सबसे ऊपर थे प्रांत। प्रांत को क्या कहते थे? मंडल। सबसे नीचे थे गांव। गांव सबसे छोटी यूनिट है। गांव के समूह कुर्रम, है ना। यानी गांव के समूह कुर्रम, तो आप पंचायत मान लो। और कुर्रम मिलकर नाडु। नाडु, नाडु यानी जिला, है ना। और जिले मिलकर वलनाडु। वलनाडु या कोट्टम, जो आधुनिक कमिश्नरी के समान थे। और कोट्टम मिलकर प्रांत। तो चोल काल में जिले के समान क्या थे? नाडु। और कमिश्नरी क्या थे? कोट्टम या वलनाडु। सही कर दिया। गांव की इकाई क्या है? गांव का समूह है कुर्रम। मानसोल्लास अथवा अभिलाषार चिंतामणि नामक संग्रह, जिसमें संगीत व नृत्य पर एक मूल्यवान अनुच्छेद है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? सोमेश्वर थर्ड के द्वारा। विक्रमादित्य सिक्स्थ का बेटा सोमेश्वर तृतीय,
जिसने अपने पिता की प्रशंसा में लिखा विक्रमांक देव चरितम, और दूसरा लिखा मानसो उल्लास या अभिलाषार्थ चिंतामणि। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। एलोरा कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का स्थापत्य है। बोलो सही है गलत है? अरे कृष्ण प्रथम ने जो एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया वो किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। सही है। मैं जो लिखवाता हूं तुम वो याद रख लो, फिर तो कहना ही क्या है, लेकिन तुम वो कहां याद रखते हो। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये पट्टकल के विरूपाक्ष मंदिर से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे प्रेरित है? किसने बनवाया था? पट्टकल विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया था? लोक महादेवी ने। लोक महादेवी कौन? विक्रमादित्य सेकंड की पटरानी, हेहे वंश की राजकुमारी। तो एलोरा कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का स्थापत्य है, जो किससे प्रेरित है? पट्टकल के विरूपाक्ष मंदिर से प्रेरित है। हालांकि ये उससे अलग है और वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। सम्राट अशोक के समय से चट्टानों को काटकर जो गुफा बनवा रहे थे, उसका चरम उत्कर्ष एलोरा का कैलाश मंदिर है। चट्टानों को काटकर ही मंदिर बना, लेकिन बेहतरीन बना, ना इससे पहले कोई बना और ना इसके बाद बना। और माउंट आबू स्थित देलवाड़ा में दो मंदिरों का शिखर खजुराहो के मंदिरों की शैली में है। दोनों बात सही है। लो, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृदभांड प्रकार से अंतिम रूप से पहचानी गई? इतिहासकार कह रहे हैं कि OCPW जो है वो उत्तर हड़प्पा काल की ही फुअड़ नकल है। गेरू वर्णी जो बने हैं चित्र बर्तन, गेरू वर्णी OCPW जो बर्तन बने हैं वो उत्तर हड़प्पा काल की एक फुअड़ नकल है, ऐसा कहते हैं इतिहासकार। देखो ये तो लोह युग को दिखाता है। NBPW किसको दिखाता है? लोह युग को। अपने ये सौंथी बीकानेर वाला अमलानंद घोष कहते हैं ये प्राक हड़प्पा स्थल है, इससे ही कालीबंगा का जन्म हुआ। ये सौंथी मृदभांड कहाँ के? बीकानेर के। बताओ, बीकानेर वाले भी सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से संबंधित है भाई। विचार करो, मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ। गलत बात है ना? पक्की ईंटों से बने। किससे बने? और जिप्सम और चूना से क्या बना? वो फर्श। ग्रेट बाथ टब जो वो चूना पत्थर और जिप्सम से ही तो बना है। धोलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। अरे भाई वहां बना ही सारा निर्माण पत्थरों से है। तो दोनों ही तुमने क्या किए? दोनों ही सही हैं। अरे वाह, मतलब इतने टिपिकल सवाल तो ये कर देंगे? नहीं, जो सबसे इजी आएगा वो नहीं करेंगे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार करो। बैल है, गेंडा राइनो है, हाथी भी है, ठीक है ना, बाघ भी है, बाघ है ना, और ये ध्यान रखना बाघ है, सिंह नहीं है ठीक है ना। और सिंह की आकृति नहीं है, ऊंट की आकृति नहीं है, और घोड़ा, घोड़ा तो है ही नहीं यार। सिंह नहीं है, घोड़ा नहीं है, और ऊंट भी नहीं है। खरगोश है ना, मगरमच्छ भी है। बताओ यार, मगरमच्छ भी है, खरगोश भी है, हाथी तो है ही है, हिरण भी है, बकरी भी है वो कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? लोथल साबरमती और भोगवा नदी के किनारे ही तो है। और लोथल की बड़ी पहचान क्या है? यहां से एक डॉकयार्ड मिला है, और ये डॉकयार्ड भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। किससे? भोगवा। सही कर दिया।
हाँ, ये तो बहुत आसान सवाल था, ये कैसे ही नहीं करते तुम। देखो, निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? ऋग्वेद में, तीसरे मंडल में, विश्वामित्र ने लिखा, किसने लिखा, और सावित्री देवता को अर्पित है। किसको अर्पित है? सावित्री देवता को अर्पित है। प्रसिद्ध सूक्त तत्वमसी निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में मिलता है? आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ने, एकाकार करने वाले 4 महावाक्य है। अयम ब्रह्म, है ना, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसी, अयम आत्मा ब्रह्म, और प्रज्ञानम ब्रह्म। फिक्स है ये। या तो पूछ ये दे देंगे चारों और इनके आगे उपनिषद दे देंगे कि मैच कर दो, या कोई भी एक सिंगल सेंटेंस दे देंगे कि अयम आत्मा ब्रह्म का वाक्य किस उपनिषद में है। जैसे यहां पूछा तत्वमसी कहां है? छांदोग्य उपनिषद में है। तत्वमसी कहां है? कहीं और है क्या? निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है? राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर उत्कीर्ण किए जाते थे। मनु स्मृति में। यह बात कहां लिखी हुई है? मनु स्मृति में। ये तो वैसे ही कर देते तुम। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ था ऋग्वेद में, कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। कौन सी नदी के किनारे? रावी, रावी या परूषणी नदी के किनारे। ठीक है ना। किसके बीच हुआ था? सुदास वर्सेज 10 राजा। ठीक है ना। 10 राजाओं में 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। ये फिक्स क्वेश्चन है, आरपीएससी को बहुत प्रेम है इससे। या तो 5 आर्य राजाओं के नाम पूछेंगे, कबीलों के नाम, या 5 अनार्य कबीलों के नाम पूछेंगे। ठीक है। इनमें इनका नेता था पुरु और इनके पुरोहित थे विश्वामित्र। विश्वामित्र का अर्थ होता है जनजातियों का मित्र। इनके पुरोहित थे वशिष्ठ। रावी नदी पे अधिकार करना तो युद्ध का कारण था ही। वशिष्ठ और पुरोहित के बीच का आपसी कंपटीशन भी युद्ध का एक है, क्योंकि भरतों ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा के और वशिष्ठ को नियुक्त। सुदास किस कबीले का था? त्रित्सु। किस कबीले का था? त्रित्सु। भरतों में ही कबीला है कौन सा? त्रित्सु। ये सब पूछ रखा है, कुछ भी नया नहीं है। तो ये 5 आर्य राजाओं के नाम पता होंगे, कबीले पता होंगे तुमको? यदु, अनु, तुर्वस, द्रुहु और पुरु। और 5 अनार्य? शिव, पक्त, अकिन, बलानस, विपाषण। विपाषण। पख्ती तो आज पख्तून है। किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। ब्रह्मा के श्री मुख से ब्राह्मण हुए, भुजाओं से क्षत्रिय हुए, जंगा से वैश्य हुए और पैरों से नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख है। लो, महायान बौद्ध मत की 2 शाखाएं थी। निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? माध्यमिका और योगाचार, विज्ञानवाद और स्थिरवाद, महासंघिक और थेरवाद, आचार्यवाद और सर्वास्तिवाद। देखो, ये थेरवाद हीनयान है, स्थिरवाद भी हीनयान है, ये भी स्टार्टिंग में है। बचा क्या? माध्यमिका और योगाचार। महायान संप्रदाय की 2 दार्शनिक शाखाएं कौन कौन सी हैं? माध्यमिका और योगाचार। देखो, बहुत पूछते हैं इनको। ये माध्यमिका जो है, माध्यमिका और योगाचार। योगाचार है विज्ञानवाद। योगाचार क्या है? विज्ञानवाद। और इसके प्रवर्तक हैं
मैत्रेय, मैत्रेयनाथ। और इसमें जो अन्य दार्शनिक हुए हैं, सुबंधु और माध्यमिका शून्यवाद, और इसके प्रवर्तक हैं नागार्जुन। ऐसे बोला करो हमेशा, शून्यवाद माध्यमिका, नाम में जोड़ो, शून्यवाद माध्यमिका। किसने दिया? योगाचार विज्ञानवाद किसने दिया? मैत्रेयनाथ ने। और इसमें विज्ञानवाद में बहुत फेमस हुए हैं कौन? दिग्नाग, धर्मकीर्ति, बौद्ध न्याय का जन्मदाता दिग्नाग और धर्मकीर्ति। यूजीसी ने ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, कौन सा योगाचार विज्ञानवाद से असंगत है? तो कल फिर एक और टेस्ट हो जाए, फिर एक और मस्तराम, फिर तो कहेगा रिवीजन नहीं हुआ। और तो पता चल गया टेस्ट है, मतलब लगातार ही टेस्ट है। अब कौन सा क्वेश्चन है? 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिष्ट नेमी। और देखो, ऋषभ देव जी तो फर्स्ट हैं, अपने पार्श्वनाथ 23वें हैं, और 21वें हैं अरिष्ट नेमी, और 22वें हैं नेमिनाथ। बताओ, महावीर का प्रतीक है सर्प फण। महावीर का प्रतीक क्या है? सर्प फण। और ऋषभ देव जी का प्रतीक है वृषभ। अरे महावीर स्वामी थोड़ी यार, पार्श्वनाथ है। मैं महावीर स्वामी पढ़ रहा हूँ, पार्श्वनाथ को बताओ। 23वें। और पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? सर्प फणी है। हाँ, लिख तो सही रहा हूं मैं यार। और अरिष्टनेमी को ऋग्वेद में श्री कृष्ण का सखा बताया गया है, और अरिष्टनेमी का प्रतीक है शंख। फेवरेट क्वेश्चन है ये, तीर्थंकर, उनके प्रतीक, उनका क्रम कौन सा? हाँ, 22 वही तो है तो। अच्छा, ऐसे तुम कर देते हो? तुम नहीं कर सकते ऐसे ही, तुम क्यों कर सकते हो? तुम्हारा तो फोकस रहता है पूरा, ऐसे उधर उधर इधर उधर उछल कूद करते रहते हो तो फिर नहीं रहता है। जैसे अपन कहते हैं ना, नहीं मैं एग्जाम में ही टेस्ट दूंगा, कोई प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो फिर वो ऐसे गलती हो जाती है। जैसे वो एलोरा का कैलाश मंदिर और कांची का कैलाश मंदिर एक ही दिखता है, या आप सही पढ़ते हैं लेकिन मन में गलत उच्चारण हो जाता है। ये हमारा तो क्या, दिन भर इतना बोलना रहता है ना, तो कई बार कन्वर्जन में दिक्कत हो जाती है। लेकिन तुम्हारा तो एग्जाम है यार। ऋषभ देव जी पहले हैं, नेमिनाथ जी 21वें हैं, अरिष्ट नेमी जी 22वें हैं, पार्श्वनाथ जी 23वें हैं, और महावीर स्वामी जी 24वें हैं। ऋषभ देव जी का प्रतीक है वृषभ, पार्श्वनाथ जी का है सरपण, अरिष्ट नेमी का है शंख, और नेमिनाथ जी का है कमल का फूल, नीलोत्पल। नीलोत्पल, नीलोत्पल, नीलकमल। तो ऐसे भी पूछ रखा है। श्री देखो, अरिष्ट नेमी जी श्री कृष्ण के समकालीन है, और ये नेमिनाथ जी है। नेमी नेमी दो हो गए, चेंज कर दें। एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन है?
मल्लिनाथ जी कौन है? वो भी श्वेतांबर मानते हैं, दिगंबर नहीं मानते। दिगंबर तो उनको पुरुष ही मानते हैं। स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण कहां मिलता है? महापरिनिब्बाण सुत, महापरिनिर्वाण। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखो तो हो जाए। महात्मा बुद्ध ने जब देह त्यागी तो उनके अवशेषों को लेकर उनके अनुयायियों में झगड़ा उत्पन्न हो गया। जैसे वैशाली के लिच्छवियों ने कहा कि आखिरी टाइम हमारे पास आए थे और हमसे कहा तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, मैं वापस आऊंगा, तुम रुको, हम लेके जाएंगे। कपिल वस्तु के शाक्यों ने कहा तुम्हारे क्या लेना देना, बेटा हमारा है। रामग्राम के कौलियों ने कहा हमारा भांजा है, नाती है हमारा, हम लेके जाएंगे। और बुद्ध ने देह कहां त्यागी? कुशीनगर में, कुशीनारा के मल। मल कह रहे हैं चुप हो जाओ दुष्टों, तुम सबके अगर होते तो तुम्हारे वहीं देह त्याग देना, हमारे हैं और तुम लेके दिखाओ कोई। तब तक अजात शत्रु वहां पहुंचा, उसको भी सूचना मिल गई थी कि बुद्ध ने देह त्याग दी है। उसने कहा बुद्ध खतीय अहम खतीय बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूं और मैं उनका शिष्य भी हूं। इस पर यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा, इस लाइन पर किसने कही है ये बात? किसने कही है कि मैं लेके जाऊंगा और कोई है क्या तुम में से जो मुझे रोक लेगा? सन्नाटा छा गया। सबसे ताकतवर कौन था? ऐसे 8 दावेदार खड़े हो गए। तब एक ब्राह्मण आया, द्रोण, वैठा द्वीप का ब्राह्मण द्रोण। कौन से द्वीप का ब्राह्मण? उसने कहा राजन अगर आप चाहो तो मैं इस झगड़े का, इस विवाद का समाधान कर सकता हूं कि क्या? उसने बुद्ध का अंतिम संस्कार कर दिया कि अब जिसको जितना चाहिए ले जाओ। तो 8 भागों में वो अवशेष, 8 ही थे दावेदार। तो आरंभ में उस पर 8 स्तूप बने, जिसमें पीपर हवा का स्तूप सबसे प्राचीन है। तो ये कहानी कहां दी हुई है? महापरिनिर्वाण में। जो बौद्ध हैं वो कहते हैं नहीं, क्योंकि बाद में ब्राह्मण धर्म ही फिर से सर्वश्रेष्ठ हो गया, तो ब्राह्मणों ने हमारे ग्रंथ दूषित कर दिए। ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए लिख दिया कि एक ब्राह्मण ने इनका झगड़ा निपटाया। कितना मीन बात है कि एक ब्राह्मण ने इनका झगड़ा निपटाया। समापन की हो रहे हैं क्या? कुंडग्राम जहां महावीर का जन्म हुआ, आधुनिक नाम क्या है? पटना पाटलिपुत्र है, पैटर्न प्रतिष्ठान है, वैशाली बसाड़ है और बासुकुंड कुंडग्राम है। क्या है? बासुकुंड। और कहां से मिले बासुकुंड के अवशेष? वैशाली से ही मिले। अरे वज्जी संघ में ही तो है लिच्छवी। वज्जी संघ में जो 8 संघ हैं उसी में ही तो है जात्रक कुल, और जात्रक कुल के ही तो प्रमुख थे महावीर स्वामी के पिताजी। बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? महायान बौद्ध मत का विवरण नहीं, हीनयान में बौद्ध मत का विवरण नहीं, संघ के नियम, पातिमोक्ष, अपराध संहिता, राजा मिनांडर के प्रश्न नहीं। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र अर्पित है? बताओ, कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसा पूछते हैं कोई भला? जब ही हो गए इनके 50। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? अक्षवाप ने कहा मैं खेलूंगा जुआ। ये पासा खेलता था, पासा खेलने में राजा का सहयोगी था। पालागल कहा मैं व्हाट्सएप का काम करूंगा। वैदिक आर्यों के पास पहला व्हाट्सएप कौन सा था? पालागल। ठीक है, अब बचा 2, भागदूत और संग्रहिती। 2 बचे, भागदूत और संग्रहिती। क्योंकि ये जो 12 रत्नी है ऋग्वैदिक काल के, इनके कार्यों में उतनी स्पष्टता नहीं है जितनी बाद के काल में होती गई है। तो भागदूत भाग का संग्रह करता था और संग्रहिती बलि का संग्रहण करता था। तो संग्रहिती को आप ऐसे मानो ये था कोषाध्यक्ष। संग्रहिती को हमेशा आप याद रखो, ये क्या था? कोषाध्यक्ष था।
और करों का संग्रह करता था कौन? कि जो मौर्य काल में समाहर्ता था वही उत्तर वैदिक काल में भागदूत था। ऐसे गुप्त काल में वही ध्रुवाधिकरण था। ऐसे निम्नलिखित प्राचीन जनजातियों पर विचार करो। अंग, गांधारी, व्रात्य, उपरोक्त में से कौन सी जनजातियां वैदिक काल में अस्तित्व में थी? सभी, सबका उल्लेख मिलता है। गांधारी नंदन दुर्योधन, अंग राजा कर्ण, मगध के लोग व्रात्य, सब है ना, कोई बात नहीं। शाहजी की डेयरी का स्तूप, शाहजी की डेयरी का स्तूप का निर्माण राजा कनिष्क द ग्रेट ने बनवाया था। कनिष्क प्रथम ने बनवाया था। ये पेशावर में है। कहां है ये? यहां से प्राप्त पूरा अवशेष धातु मंजिशा में किसके साथ युद्ध की आसनथ आकृतियां हैं? ब्रह्मा और विष्णु नहीं है, ब्रह्मा और इंद्र नहीं है, शिव और ब्रह्मा नहीं है, विष्णु और इंद्र। कनिष्क का शाहजी का ढेर का जो स्तूप मिला है उसमें किसके साथ? नहीं, मैंने गलत लगा दिया, ब्रह्मा और इंद्र है। कौन सा है? ब्रह्मा और इंद्र है, ये वाला सही है। विष्णु और इंद्र नहीं, ब्रह्मा और इंद्र। महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 11 गणों में बांटा, है ना। इस गण का पहला प्रमुख था इंद्रभूति गौतम। पहला गणधर किसे बनाया? महावीर स्वामी के जीवन काल में सभी गणधर मर गए, एकमात्र गणधर जो जीवित बचा वो था सुधर्मन। एकमात्र गणधर जो जीवित बचा वो कौन था? बाकी सबका निधन महावीर स्वामी के सामने हो लिया। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद फिर संघ का प्रमुख कौन बनेगा? उनके बाद बना जम्बू स्वामी। सुधर्मन के बाद कौन बना? जम्बू स्वामी। तो नेक्स्ट भी ध्यान रखना, ठीक है। इंद्रभूति गौतम बौद्ध जैन संघ का पहला प्रमुख था। ये तो गौसाल वो है जिससे महावीर स्वामी का विवाद था, मकलीपुत्र गौसाल। अजात शत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध लड़ा? पावा और कुशीनारा के मल नहीं, मिथिला के विदय नहीं, रामग्राम के कौलिये नहीं, वैशाली के मैं लिच्छवियों को नष्ट कर दूंगा भले ही चाहे वो कितने ही ताकतवर हों। और इस संघर्ष में उसने 2 नए हथियार काम में लिए, महाशिला कंटक और रथ मूसलक। उसने अपने मंत्री सुनिधि और वत्सकार को भेजकर लिच्छवियों में फूट, लिच्छवियों की ताकत का कारण उनकी एकता बताया था बुद्ध ने। पाटलिग्राम में फाइनल बैटल हुई 468 में। इस युद्ध में लिच्छवियों की ओर से 18 गणराज्य लड़े थे। यह तथ्य कि हाँ, और इस युद्ध में मखलीपुत्र गौसाल, यह तथ्य कि सातवान समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास जल सेना थी, एक विशेष दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है। इस राजवंश के किस तथा कथित शासक ने यह सिक्के जारी किए थे? सिमुक तो संस्थापक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे ताकतवर शासक है ना। सतकर्णी प्रथम द्वितीय, सतकर्णी प्रथम तो उसने तो बहुत सारे काम करवाए, इसने तो कुछ नहीं किया। अब कौन बचा? 174 से 203। आंध्र सातवान शासकों में अंतिम महत्वपूर्ण शासक जिसके दोहरे मस्तूल वाले सिक्के मिले हैं। मौर्य शासन काल में पिंड कर क्या था? श्रम के रूप में दिया जाने वाला कर, गलत। सिंचाई पर लगने वाला कर, गलत। गैर कृषि उत्पादन पर लगने वाला गलत, गलत। गांव से संयुक्त तौर से संग्रहित। आज भी पंजाबी में गांव को पिंड कहते हैं। निम्नलिखित स्थानों पर विचार करो, करो भाई विचार। एरोरा, धौली, गिरनार। एरोरा कहाँ है? यूपी। गिरनार कहाँ है? गुजरात। धौली कहाँ है? उड़ीसा में। ये तो सम्राट अशोक के अभिलेख हैं सारे। उपरोक्त स्थानों में से कहां पर सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं?
सम्राट अशोक के शिलालेख हमको 8 स्थानों से मिले हैं। सम्राट अशोक के बड़े शिलालेख हमको कितने स्थानों से मिले? 8। शाहबाजगढ़ी, मनसेरा, धौली, जौगढ़, कालसी, देहरादून वाला, सौपारा, गिरनार, अर्रेगुड्डी। कौन सा? ये 8 वृहत शिलालेख हैं, है ना। इनमें एरोरा लघु शिलालेख है उसका। एरोरा क्या है? कितनी माइनर बात है। और हम पढ़ देंगे फिलो में, सम्राट अशोक के शिलालेख मिला है ना एरोरा से, लेकिन कैसा मिला है? लघु शिलालेख। तो इसमें ऐसे लिखना था वृहत शिलालेख। हाँ, 2 और 3। तो सम्राट अशोक के वृहत शिलालेख कहां से मिले अपने को? धौली और एरोरा से। क्या मिला है? लघु शिलालेख। बेटा दूं, किसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। वो कलकत्ता की टकसाल में ऐसे मास्टर था। ऐसे मास्टर होता है सिक्कों पे जो लिखावट होती है उसकी जांच करने वाला कि ये सही है या गलत है। सम्राट अशोक का पहला अभिलेख किसे मिला? टिफिन थेलर को 1750 में। उसे पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ब्राह्मी लिपि को भाई, हाँ, ब्राह्मी लिपि में पढ़ा, फिर अंग्रेजी में रिलीज कर दिया। निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। इसी में ही 5 विदेशी राजाओं का भी उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को दिखाता है? अमरावती तो सातवां शासकों की राजधानी थी। नागा अर्जुनी कोंडा, वो था ना हाल चाल वाला 17वां शासक। वो हाल ने नागा अर्जुन, बौद्ध दार्शनिक था ना नागा अर्जुन, तो नागा अर्जुन का एक विहार बनवाया यहां। तो नागा अर्जुन यहां रहा। उसी के रहने पर यह श्रीशैल जो पर्वत था, इसका नाम क्या था? श्रीशैल। तो ये श्रीशैल पर्वत नागा अर्जुन के रहने के कारण क्या हो गया? नागा अर्जुनी कोंडा। बाद में सातवान साम्राज्य का विघटन हुआ और उनके उत्तराधिकारी आंध्र प्रदेश में हुए इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकुओं ने इसे अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम क्या था? विजयपुरी। तो विजयपुरी इक्ष्वाकु शासकों की राजधानी बनी। लेकिन नागा अर्जुनी कोंडा के कारण, नागा अर्जुन बौद्ध दार्शनिक के कारण यह जगह क्या कहलाती थी? नागा अर्जुनी कोंडा। आज क्या कहलाती है ये? श्रीशैल। श्रीशैल शिव जी का मंदिर है, यहाँ बहुत फेमस है। सही कर दी हो गए तुमने। ये तो बहुत इजी था तुम्हारे लिए, पर दिक्कत ये है ना कि तुम ये इजी वाले तो नहीं करते। टिपिकल तो तुम सारे कर देते हो। देख लो, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिल्पाधिकारम लिखा इलांगो आदिगल ने, सही बात है। और कुरल लिखी तिरुवल्लुवर ने। अब तुमको ये पता नहीं कि तिरुमंगे अलवार ने लिखा है, ठीक है। और लेकिन तुमको ये पक्का पता है कि मणिमेखले किसने लिखी थी? शीतले सतनार ने। और जीवक चिंतामणि किसने लिखी? तिरुंतक देवनार ने। जीवक चिंतामणि किसने लिखी?
और तमिल साहित्य का इलियड और ओडिसी क्या है? इलियड शिल्पाधिकारम है और ओडिसी मणिमेखले है। किस संगम साहित्यिक कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह का अनुष्ठान और समारोह आरंभ किया? तोलकाप्यम, पत्तुपपातु, एत्तुतुतोगे, मणिमेखले। तोलकाप्यम में तो विवाह के 8 प्रकार हैं। मणिमेखले में कि ये उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह का अनुष्ठान और इसके समारोह आरंभ, यहां विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। तोलकाप्यम तो बाद की रचना है ना, चेंज कर दें? लो 2010 में पूछ लिया कि वो एत्तु तोके जो 8 ग्रंथ हैं और वो 18 कविताएं हैं दूसरी वाली, उनमें नाम है इनके सबके कि कौन सी कविता किसने लिखी है। ठीक है ना। अब इसमें ऐना नूरू लिखी है रुद्र शर्मन ने। ऐना नूरू किसने लिखी है? रुद्र शर्मन ने। लेकिन यहां ये इतना चालाक है एग्जामिनर, किसने 2 दे दिए ये, और यही सबसे आसान है जो बच्चों को याद रहता है कि ऐना नूरू किसने लिखी थी? रुद्र करनार ने लिखी थी। और एन गुरुनूरू लिखी है किलार ने। एन गुरुनूरू किसने लिखी है? अब हो गया ना। और मरुगर रुपड़े लिखी है, अच्छा ये रुद्र नक्कीरर ने। और सिरु पुरुपड़े लिखी है नतनार ने। नतनार ने। और सोचो, तुम कल्पना करो आरपीएससी इनमें से एक लाइन उठा के कह दे कि सिरु पुनुरुपड़े संगम साहित्य की कविता किसने लिखी? एतुतोक में 8 हैं, दूसरे वाले में 10 हैं। 10 गांव गीत क्या नाम है उसका? कि 10 ग्राम गीत नाम है उसका। 10 ग्राम गीतों के संकलन की किताब का क्या नाम है? पत्तू पातू। तो पत्तू पातू में है ये दोनों, ये मरुगुरुपड़े और सिरु पुनुरुपड़े, ये दोनों एन गुरुनुरु और ऐना नूरू तो एतुथोके में है। ध्यान है ना तुमको? ये दोनों उसमें है 10 ग्राम गीतों में, पत्तू पपातू में। तो इनमें से सेपरेट भी तो क्वेश्चन बनता है। ऐना नूरू किसने लिखा? रुद्र शर्मा ने। यही तो सबसे इजी है इन 18 किताबों में। ऐना नूरू किसने लिखा? पुरनानूरू पे कोई एक नाम नहीं है। क्या आप पिछली बार पूछा नहीं? रुद्र करनार ने पत्तिन पाले का लेखक पूछ लिया ना वहां से, रुद्र करनार। तो ये इनमें से भारी पॉसिबिलिटी है। हालांकि वो पूरा ही याद करना चाहिए कायदे से, तो ये 7-8 ही हैं जो याद करनी है। 18 में से 7-8 के लेखक मौजूद हैं। निम्नलिखित पार्थियन शासकों में से किसका शासनकाल प्रसिद्ध शिलालेख तख्ते बही में निश्चित रूप से निर्धारित किया गया है? बताओ। गोंदो फर्नीज, तख्ते बही अभिलेख पेशावर से मिला है। कौन सी मैत्रक शासकों की राजधानी थी? गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद वल्लभी में मैत्रक राजा भट्टार्क ने मैत्रक वंश स्थापित किया। मैत्रक वंश किसने स्थापित किया? भट्टार्क ने। हेनसांग कहता है गन्ना और गेहूं उत्तर पश्चिमी भारत में उगाए जाते थे और धान मगध में। सही बात है। हेनसांग उल्लेख करता है कि हर्ष ने अपने राज्य की आय को 4 भागों में बांटा। ये तो जानते हो तुम, है ना? 1/4 सरकारी खर्च के लिए, दूसरी राज्य कर्मचारियों के वेतन के लिए, तीसरी विद्वानों के लिए और चौथी दान के लिए। दोनों ही कथन सही है। सेपरेट पूछ रखा है हर्ष ने अपने राजकोष को कितने भागों में बांट रखा था। गुप्त राजवंश के शासनकाल में समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो।
उस समय सती प्रथा किसी स्त्री का उसके पति की चिता के साथ दाह अविदित थी। अविदित थी, पता नहीं था। विदित का मतलब है पता होना। बहुत बढ़िया, ये बात हुई ना। तुम ऐसे नोट लगा के लिखना यहाँ पे, ऐसे नोट लगा के ओएमआर में कि इतिहास किसका लिखा गया, राजाओं का। इतिहास में तुम्हारी हमारी बातें हैं क्या? फिर प्रमाण मिल गया एक कि सती होती थी, सती प्रथा का प्रचलन था। उस समय पान चबाना लोग प्रचलित था, पान चबाते थे भाई, है ना। लो, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल दो, क्योंकि सती का तो प्रचलन था ना। क्या? अच्छा, देखा, तुक्के से ही सही हो गया वो। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया था? बताओ, हर्ष ने कौन से नाटक लिखे? ये हर्ष जो है, ये श्री हर्ष जो है, ये कन्नौज के राजा विजय चंद्र का दरबारी है। इसने नैषद चरित्र, बहुत फेमस है नैषद चरित्र। नैषद चरित्र में निषद देश के राजा नल और विदर्भ की राजकुमारी दमयंती की कहानी है। दूसरी किताब लिखी इसने खंडन खंड खाद्य, और तीसरी किताब लिखी इसने कुंदमाला। तुम जिस हर्ष की बात करते हो वो कन्नौज का राजा हर्षवर्धन है। उसने 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कपूर मंजरी तो राजशेखर ने लिखा। तो यहां अपना जवाब क्या है? कुंदमाला। ये भी ध्यान रखना, नैषद चरित्र, नल और दमयंती की कहानी। ये श्री हर्ष किसके दरबार में था? कन्नौज के राजा। तूने क्या कर दिया, प्रियदर्शी का? ये जल गए हैं तेरे। मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित करवाया? कपिलेश्वर और उमापति महेश्वर। उदिताचार्य लकुलिश का परंपरा में शिष्य था। कितने सवाल हैं ऐसे यार। विल्हण ने विक्रमांक देव चरितम लिखा। कश्मीरी कवि विल्हण कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य सिक्स का दरबारी था। विल्हण को चंद्रगुप्त द्वितीय, अरे भाई नहीं, किसका दरबारी था? विक्रमादित्य सिक्स का। अच्छा, सही पूछ रहा है ना। उड़ीसा के मंदिर वास्तुशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर में पूजा गृह में प्रवेश ऐसे तोरण द्वार से होता था जो अभी तक भुवनेश्वर के मंदिरों में ज्ञात अकेला तोरण है। भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर के तोरण द्वार को सबसे अद्भुत माना जाता है उड़ीसा मंदिर शैली में। सही बात है। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के जगमोहन में 2 वेदिका में गवाक्ष हैं जो कि उड़ीसा की अनन्य विशेषता है। ये भी सही है, दोनों सही बात है। लो भाई, सूची 1 में मंदिर हैं और दूसरी में उनकी जगह है। राजराज तृतीय ने दारासुरम में ऐरावतेश्वर का मंदिर बनवाया। खजुराहो में भगवान विष्णु का चतुर्भुज मंदिर है। ठीक है। जगत उदयपुर में अंबिका माता मंदिर है और माला देवी का मंदिर गयासपुर में। वैसे ही हो गया, 2 1
143 बी सही है। निम्नलिखित में से कौन राम कथा के जैन रूपांतर पौमचर्यम का लेखक है? कौन है? विमल सूरी। हेमचंद्र ने तो वो लिखा है ना, त्रिषष्टि सलाह का पुरुष, बहुत फेमस है ये प्राकृत जैन रामायण है पौमाचर्यम। अपनी जो रामायण जी है वाल्मीकि रामायण जी, उसको प्राकृत में विमल सूरी ने लिखा किस नाम से? पौमाचर्यम के नाम से। अपन कहते हैं कि राम जी ने रावण का वध किया, ये कहते हैं लक्ष्मण जी ने रावण का वध किया। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जैन रामायण के अनुसार रावण का वध किसने किया? चलो हो गए। कौन मतविलास प्रहसन नामक नाटक के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम का समकालीन था? वेरी गुड, कर दिया तुमने ये, चलो अच्छी बात है। ऐसे लॉजिक के सवाल तो कर देते तुम तो जैसे ही तुमको आसान क्वेश्चन दिखता है ना, तुम वहां टूट पड़ते हो कि नहीं अभी गलत गोले भर के दिखाऊंगा, गलत गोले भर के दिखाऊंगा। एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता है? किसने लिखा ये? रवि कीर्ति ने। किस संवत में लिखा? शक संवत में। इसमें भारत युद्ध या युधिष्ठिर संवत या कलयुग संवत की तारीख क्या दे रखी है? 3102 ईसा पूर्व। इसमें रवि कीर्ति ने खुद की तुलना किससे की? कालिदास और भारवी से। वेरी गुड। निम्नलिखित में से किस शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्माण करवाया? शैलेंद्र राजा ने। और पाल सम्राट देवपाल से इसके रखरखाव के लिए 5 गांव दान में देने का निवेदन किया। हम जानते हैं कि सुमात्रा में जो श्री विजय साम्राज्य था, जो शासक खुद को शैलेंद्र कहते थे, उनके भारत में पाल और चोल राजाओं से अच्छे संबंध थे। उधर तो उन्होंने नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाया, और एक यहाँ नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया, उसका नाम था बालपुत्र देव। ये लो। तो फिर कल मिलते हैं। इम्प्रूवमेंट करते रहो, चीज़ें सीखते रहो, और एरर को घटाओ, जितना कम हो सके उतना एरर घटाओ। जैसे ही एरर न्यूनतम आएगा वैसे ही काम हो जाएगा।